यह कहानी है अवंतिका की, जिसने तंत्र और 21 यक्षों के साथ लगातार 21 दिनों तक शारीरिक संबंध बनाती है और अपने हवस को पूरा करती है। तो आइए सुनते हैं एक और दिलचस्प और सहमा देने वाली कहानी। विराज शहर का सबसे अमीर बिजनेसमैन था। एक दिन जब वह अपनी लग्जरी कार में ट्रैफिक सिग्नल पर रुका हुआ था, उसकी नजर मंदिर की सीढ़ियों से उतरती अवंतिका पर पड़ी। उसके चेहरे की मासूमियत और पूजा के बाद की पवित्रता ने विराज को भीतर तक झकझोर दिया। उसने उसी पल तय कर लिया कि वह अवंतिका को अपना बनाएगा। अगले ही दिन विराज ने अपनी पावर और पैसे का इस्तेमाल कर अवंतिका के बारे में सारी जानकारी जुटा ली। बिना वक्त गंवाए वह उसके घर शादी का प्रस्ताव लेकर पहुंच गया। अवंतिका के साधारण परिवार के लिए यह एक सपने जैसा था। विराज जैसा अमीर और सक्सेस इंसान उनकी बेटी से शादी करना चाहता था। परिवार ने बिना सोचे समझे हां कर दी। शादी धूमधाम से हुई। विराज ने अवंतिका के लिए एक बड़ी हवेली तैयार की, जहां वह उसे महारानी की तरह रखना चाहता था। लेकिन उस भव्यता के पीछे कुछ ऐसा छिपा था जिसे अवंतिका ने नहीं समझा था। शादी के कुछ हफ्ते बाद एक दिन अवंतिका ने अपने मायके जाने की इच्छा जताई। उसकी आंखों में अपने परिवार से मिलने की ललक थी, लेकिन जैसे ही उसने यह बात विराज के सामने रखी, उसके चेहरे का रंग बदल गया। शादी के बाद तुम्हारा घर यही है, मायके नहीं। तुम्हें अपने घर वालों से मिलने की कोई जरूरत नहीं, विराज ने सख्त लहजे में कहा। अवंतिका सहम गई। उसने धीमे स्वर में कहा, लेकिन पापा माँ और भाई से मिलने का हक तो मुझे है। विराज ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, औरत को जीने के लिए 2 चीजें चाहिए, एक पति का प्यार और दूसरा पैसा। मैंने तुम्हें दोनों दिए हैं। तुम मेरी इजाजत के बिना किसी और से मिलने का सोच भी नहीं सकती, चाहे वह तुम्हारा भाई ही क्यों ना हो। याद रखना, मेरी बात न मानने का अंजाम बुरा होगा। उस रात अवंतिका ने महसूस किया कि जो जगह उसे महारानी जैसा एहसास दे रही थी, वही अब एक खूबसूरत जेल बन गई थी। विराज ने उसे हर सुख सुविधा दी, लेकिन आजादी छीन ली। वह अपनी जिंदगी को विराज की शर्तों पर ढालने लगी। विराज उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता, लेकिन घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। महीने में सिर्फ एक बार वह भी विराज के साथ बाजार जाती। वहां भी विराज उसे किसी मर्द से बात नहीं करने देता। चाहे वह सेल्समैन हो या होटल का वेटर, हर सवाल का जवाब खुद देता। अवंतिका चुपचाप यह सब सहती रही। उसके दिल में बार बार एक ही सवाल उठता, क्या यही उसकी किस्मत थी? क्या उसकी जिंदगी इस पिंजरे में ही खत्म हो जाएगी? विराज के लिए प्यार और पैसा ही किसी स्त्री की दुनिया थी, लेकिन एक बार विराज के 1 महीने के लिए कहीं विदेश चला जाता है। अब अवंतिका की वह कैद भरी दुनिया जैसे पूरी तरह खाली हो गई। कोठी के बड़े बड़े कमरों की नीरवता अब उसकी आत्मा को घुटन देने लगी थी। हर कोना उसे घूरता और हर दीवार उसे जैसे उसके अकेलेपन का एहसास कराती। एक रात अवंतिका ने घर की केयरटेकर जेनेट को बुलाया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी ठंडक थी और उसकी आवाज में अजीब सा आदेश था। जेनेट, अवंतिका ने कहा, घर में जितनी भी भगवान की मूर्तियां और तस्वीरें हैं, सब हटा दो, और मेरी वह मूर्ति जो मैं अपने मायके से लाई थी, उसे भी आज ही बाहर फेंक दो। जेनेट अवाक रह गई। मैडम, ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा क्यों करना चाहती हैं? अवंतिका की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसकी आवाज सख्त और निर्णायक थी। सवाल मत करो, जो कहा है वही करो। और हां, आज रात से मैं अपने कमरे में एक खास विधि शुरू कर रही हूं। मेरे कमरे में 3 मुर्गों का कच्चा मांस रखवा देना। इसके बाद चाहे कुछ भी हो, मुझे परेशान मत करना। ना मेरे कमरे में आना, ना कुछ पूछना। जेनेट अवंतिका की आंखों में अजीब सा भयावह भाव देखकर कांप उठी। वह समझ गई थी कि कुछ गलत होने वाला है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि अवंतिका की बात टाल सके। उस रात अवंतिका ने पहली बार मांस खाया। उसने खुद को आईने में देखा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, जैसे उसके भीतर कुछ जाग रहा हो। कमरे के दरवाजे बंद करते हुए उसने एक गहरे स्वर में मंत्र जपना शुरू किया। एयूएम यक्षराज देवाय नमः, एयूएम यक्ष देवाय नमः। कमरा जैसे रहस्यमयी ऊर्जा से भर गया। हवा भारी लगने लगी और दियों की लौ हिलने लगी। मंत्रों के साथ अवंतिका ने आंखें बंद कर लीं और एक अजीब सी तल्लीनता में डूब गई। उसकी सांसें गहरी और भारी हो रही थीं। कुछ देर बाद कमरे में अजीब सी हलचल होने लगी।
मांस से उठती गंध कमरे में फैलने लगी और दीवारों पर परछाइयों का खेल शुरू हो गया। अवंतिका की आवाज गूंज रही थी और उसका स्वर अब और भी शक्तिशाली हो गया था। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी अदृश्य शक्ति को पुकार रही हो। मंत्रों का जप जारी था और कमरे में वातावरण रहस्यमय और भारी होता जा रहा था। अवंतिका को लगा जैसे कुछ उसकी ओर बढ़ रहा है। उसने डर और उत्सुकता के बीच अपनी आंखें खोली। सामने की हवा में एक धुंधली आकृति बनने लगी। धीरे धीरे वह आकृति स्पष्ट हुई और एक युवा तेजस्वी पुरुष के रूप में बदल गई। उसकी आंखों में एक गहरी चमक और चेहरे पर एक कठोर मुस्कान थी। युवक ने गंभीर स्वर में पूछा, तुमने मुझे क्यों बुलाया है? अवंतिका ने साहस जुटाते हुए कहा, मुझे ताकत चाहिए। मैं इस बंधन भरी जिंदगी से तंग आ चुकी हूं। मुझे ऐसी शक्ति चाहिए जो मुझे हर बंधन से आजाद कर दे। मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। युवक की भौहें तन गईं। उसने ठंडे स्वर में कहा, यह शक्तियां किसी स्त्री को इतनी आसानी से नहीं दी जाती, लेकिन अगर तुम सच में तैयार हो तो तुम्हें 21 दिनों तक एक कठिन साधना करनी होगी। तुम्हें यक्ष लोक से 21 यक्षों को बुलाना होगा। हर रात एक नए यक्ष के साथ संबंध बनाकर उन्हें संतुष्ट करना होगा। जब तुम 21 यक्षों को संतुष्ट कर लोगी तभी तुम्हें वह शक्तियां प्राप्त होंगी और अंत में तुम यक्षिणी बन जाओगी। अवंतिका के चेहरे पर एक अजीब सी चमक उभर आई। उसने बिना हिचकिचाए उत्तर दिया, मैं तैयार हूं। मुझे अपनी मंजिल चाहिए, चाहे इसकी कीमत जो भी हो। युवक ने उसकी दृढ़ता को देखा और मुस्कुराया। फिर उसने अवंतिका का हाथ पकड़ा। जैसे ही उसने उसे छुआ, अवंतिका को अपने भीतर एक अनजानी ऊर्जा का अनुभव हुआ। अगले ही क्षण दोनों धुएं की एक लहर में लिपटकर गायब हो गए। अगले 21 दिनों तक अवंतिका का कमरा पूरी तरह बंद रहा। कोई अंदर नहीं जा सकता था। जेनेट ने कोशिश की, लेकिन हर बार दरवाजे से एक अदृश्य शक्ति उसे पीछे धकेल देती। हर रात कमरे से अजीब सी आवाजें आती। यह आवाजें रहस्यमय मंत्रों और गहरे तीव्र सांसों से भरी होती। कभी कभी संभोग की तीव्र ध्वनियां भी सुनाई देती। जेनेट के कानों तक ये आवाजें पहुंचती, लेकिन डर ने उसे दरवाजा खटखटाने की हिम्मत नहीं दी। कमरे के भीतर अवंतिका हर रात एक नए यक्ष से मिलती। यक्ष तेजस्वी, शक्तिशाली और अजीब आकर्षण से भरे होते। हर रात अवंतिका को नई परीक्षा से गुजरना पड़ता। यक्ष उसे भोगते और अवंतिका अपनी इच्छा शक्ति से उनकी सभी आकांक्षाओं को पूरा करती। हर रात के बाद अवंतिका का शरीर थका हुआ, लेकिन उसकी शरीर और आकर्षक और कोमल होते जाती, जिससे उसकी आत्मा ये सब करने को और मजबूत होती जाती। पूरे 21 दिनों तक संबंध बनाने के बाद यक्ष उसे अपने यक्ष लोक ले जाते हैं, जहां उसे कई असीम शक्तियां मिलती है और साथ ही एक नया यौवन शरीर। 1 महीने बाद विराज घर लौटा तो उसने जेनेट से पूछा, अवंतिका कहाँ है? अभी वह जवाब का इंतजार ही कर रहा था कि पीछे से एक जानी पहचानी लेकिन रहस्यमयी आवाज आई, विराज, मैं यहां हूं। विराज ने मुड़कर देखा तो वह पल भर के लिए ठिठक गया। अवंतिका नीले रंग की साड़ी में लिपटी खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो शांत भी थी और भीतर कुछ छुपाए हुए भी। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे किसी अज्ञात रहस्य को अपने भीतर छुपाए हों। विराज ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अरे, आज तो तुम बिल्कुल अलग लग रही हो, अवंतिका। अवंतिका उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ी। उसकी चाल में एक नया आत्मविश्वास था। उसने ठहरते हुए कहा, आपने सही कहा था। एक लड़की को प्यार और पैसे के अलावा कुछ नहीं चाहिए। विराज ने उसकी बात सुनकर हंसते हुए उसका हाथ पकड़ा और कहा, चलो अब तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त बिताते हैं। वह उसे अपने कमरे की ओर ले जाने लगा। कमरे में पहुंचते ही अवंतिका ने दरवाजा बंद कर दिया। विराज ने उसे अपनी बाहों में भर लिया, लेकिन तभी अवंतिका के चेहरे पर एक अजीब सी सर्द मुस्कान उभरी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसने विराज के भीतर एक अजीब सा डर पैदा कर दिया। अचानक उसने विराज को बिस्तर पर धक्का दे दिया। विराज हैरान रह गया। वह कुछ कहने ही वाला था कि कमरे की हवा बदलने लगी, जैसे किसी अज्ञात शक्ति ने वहां डेरा डाल दिया हो। अवंतिका ने ठंडे स्वर में कहा, अब से सब कुछ मेरे तरीके से होगा। विराज को उसकी आवाज में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसके भीतर बेचैनी बढ़ने लगी, लेकिन वह फिर भी उसके करीब गया।
अवंतिका ने धीरे धीरे उसका हाथ अपनी ओर खींचा। उसने एक पल के लिए उसकी आंखों में झांका और फिर उसने कमरे की लाइट बंद कर दी। पूरे कमरे में घना अंधेरा छा गया। बाहर से केवल धीमी हवा की आवाज आ रही थी। अंदर जैसे हर सांस का हिसाब रखा जा रहा था। उस रात कमरे में एक ऐसा जुनून पैदा हुआ जो सामान्य नहीं था। वह रात केवल प्रेम की नहीं बल्कि रहस्य और भय की भी थी। सुबह जब विराज की आंखें खुली तो उसने खुद को अवंतिका के साथ बिस्तर पर पाया। दोनों बिना कपड़ों के एक दूसरे में लिपटे हुए थे, लेकिन विराज को अपने प्राइवेट अंग से ऐसा लग रहा था मानो उसकी सारी ऊर्जा खींच ली गई हो। फिर भी उसने प्यार भरे अंदाज में अवंतिका के बालों को सहलाया और मुस्कुराते हुए कहा, अवंतिका, तुम सच में बदल गई हो। अवंतिका ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपकी बीवी हूं। अगर मैं आपको प्यार नहीं करूंगी तो कौन करेगा? विराज ने अवंतिका की बातों पर मुस्कुराते हुए उसका चेहरा प्यार से छुआ और धीरे धीरे दो बातें करने लगे। वह मानता था कि अवंतिका ने उसकी दी हुई जिंदगी को पूरी तरह से अपना लिया है, मगर उसे यह नहीं पता था कि अवंतिका के भीतर कुछ खतरनाक और अनजाने बदलाव हो रहे थे। एक शाम को जब ऑफिस बंद होने का समय हुआ तो मौसम अचानक खराब हो गया। आकाश में घने बादल छा गए और हवाएं तेज हो गईं। विराज ने अपनी कार पार्किंग से निकाली और बाहर कदम रखा। तभी उसकी नजरें उसकी जनरल मैनेजर इशिका पर पड़ीं, जो कार के पास खड़ी थी। अचानक एक अजीब सी ठंडक ने उसे घेर लिया। विराज ने कार को इशिका के पास रोकते हुए कहा, अरे, तुम अभी तक घर नहीं गई? पार्टी में जाने का इरादा नहीं था? इशिका ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, जाना तो था, लेकिन मेरी स्कूटी ने धोखा दे दिया। स्टार्ट ही नहीं हो रही। अब लगता है टैक्सी ही लेनी पड़ेगी। विराज ने मुस्कुराते हुए कहा, मौसम देख रही हो, टैक्सी मिलना मुश्किल होगा। इससे पहले कि बारिश शुरू हो जाए तुम मेरी कार में बैठ जाओ, मैं छोड़ देता हूं। इशिका ने मुस्कुराते हुए शुक्रिया कहा और कार में बैठ गई। जैसे ही यात्रा शुरू हुई, मौसम और भी बिगड़ने लगा। सड़क पर घना ट्रैफिक था और लगता था कि जाम जल्दी खत्म नहीं होगा। विराज ने चिंता जताते हुए कहा, लगता है यहां से निकलना मुश्किल है। फिर उसने कुछ सोचकर इशिका से कहा, यहां से थोड़ी दूर पर मेरा आउट हाउस है। ऐसा करते हैं, वहीं चलते हैं, मौसम थोड़ा ठीक हो जाए फिर निकलेंगे। इशिका ने कुछ संकोच करते हुए हामी भरी और विराज ने कार का रुख बदलकर उसे एक सुनसान सड़क की ओर मोड़ दिया। मौसम का असर दोनों के चेहरों पर साफ नजर आने लगा। आसपास की हवाओं ने और रास्ते की सन्नाटे ने एक अजीब सा डर पैदा कर दिया। इशिका खिड़की से बाहर देख रही थी और पेड़ रहस्यमय तरीके से झूम रहे थे, जैसे कोई अदृश्य साया हर मोड़ पर उनका पीछा कर रहा हो। आखिरकार आउट हाउस के पास पहुंचते ही विराज ने कार रोकी। इशिका जैसे ही बाहर निकली, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे आसपास कहीं कोई अदृश्य निगाहें उस पर टिकी हों। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने इशिका का डर देखकर हल्की सी हंसी ली। लेकिन जब वे आउट हाउस में पहुंचे तो माहौल में एक अजीब सी घबराहट छा गई। दोनों हॉल में पहुंचे, जहां विराज ने चिमनी में लकड़ियों में आग जला दी ताकि कुछ गर्माहट मिल सके। अचानक बिजली की कड़कती तेज आवाज ने पूरे कमरे को हिला दिया और इस डरावने दृश्य के बीच इशिका चीखते हुए विराज से लिपट गई। विराज ने इशिका के कांपते हुए हाथों को धीरे से थाम लिया और उसे अपनी ओर खींचते हुए उसकी आंखों में देखा। इशिका की आंखों में एक अजीब सी दहशत थी, जैसे वह किसी अनजानी ताकत से घिरी हो। लेकिन विराज की पकड़ मजबूत थी और उसने उसे छोड़ने का नाम ही नहीं लिया। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला हो। तभी अचानक एक भारी खामोशी छाई और सामने एक साया उभर कर खड़ा हो गया। बिजली की रोशनी में उस साये की झलक सामने आई। वह कोई और नहीं बल्कि अवंतिका थी। उसके चेहरे पर एक सर्द मुस्कान थी जो धीरे धीरे और गहरी होती चली गई, जैसे वह दोनों को अपनी गिरफ्त में लेना चाहती हो। विराज और इशिका सन्न रह गए। उनकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। अवंतिका के चेहरे पर गुस्सा और पागलपन साफ नजर आ रहा था और उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गई थीं। उसके नाखून लंबे और नुकीले होते जा रहे थे, जैसे वह किसी जानलेवा रूप में बदल चुकी हो। उसकी उपस्थिति ने कमरे में एक भयंकर सन्नाटा फैला दिया था।
अवंतिका ने अपनी बर्फीली आवाज में कहा, विराज, तुमने कहा था कि मैं किसी और मर्द को छू नहीं सकती, लेकिन याद रखना, तुम्हें भी हक नहीं कि तुम किसी और स्त्री को छुओ। विराज की आंखों में डर और हैरानी साफ झलकने लगी। उसकी मुस्कान अब गायब हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। इशिका और विराज दोनों के दिलों की धड़कन तेज हो गई। उनका शरीर जड़ सा हो गया। इशिका डर के मारे पीछे छिप गई, जबकि विराज का शरीर जैसे पत्थर सा हो गया था। उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। उसकी सारी सोच एक ही सवाल पर अटक गई थी, यह सब क्या हो रहा है। अवंतिका ने विराज का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींचते हुए तीखे और फुसफुसाते शब्दों में कहा, तुम मेरे हो और मैं किसी दूसरी स्त्री को तुम्हारे पास नहीं आने दूंगी। ये कहते ही उसने अचानक इशिका की ओर झपट्टा मारा। इशिका के पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। वह बस कांपते हुए खड़ी थी। अवंतिका अब एक पेड़ की शाखा पर बैठी थी। उसके लंबे काले बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखों में आग की लपटें थीं। वह धीरे धीरे अपने नुकीले नाखूनों से इशिका की गर्दन की ओर बढ़ी। वह बस बर्फ की तरह कांप रही थी और अवंतिका की खतरनाक हरकतों को देख रही थी, जैसे वह अपनी ही मौत की ओर बढ़ रही हो। अवंतिका की आवाज अब और भी गहरी और खौफनाक हो गई। मैं तुम्हारी पत्नी नहीं, तुम्हारी अवंतिका हूं, और मेरे होते हुए तुम किसी और स्त्री को छुओगे, ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। अवंतिका ने तुरंत अपनी खतरनाक हंसी के साथ इशिका के सीने पर पंजे गड़ा दिए। अब तुम मेरा अंजाम देखोगे। इशिका दर्द से चीख पड़ी और उसकी मौत हो गई। विराज की आंखों के सामने खौफनाक मंजर था। अवंतिका, जो अब पूरी तरह से एक भयंकर यक्षिणी बन चुकी थी, उसका चेहरा अब पूरी तरह से बदल चुका था। कुछ ही पल बाद इशिका की लाश अवंतिका के पास पड़ी थी और वह खून से सने हुए हाथों इशिका का दिल निकाल लेती है और अवंतिका कहती है, यह दिल तुम्हें भा गया था ना? इसे मैंने खत्म कर दिया है, जैसे मैं हर उस चीज को खत्म कर दूंगी जो मुझे चुनौती देगी। विराज का दिल जैसे कांप उठे। वह डर और घबराहट से कांपते हुए खड़ा था। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक सवाल था, क्या यह सब सच में हो रहा है? वह अपने आप को बचाने की कोशिश में पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसकी टांगें पत्थर की हो गई थीं, जैसे वह कहीं से बंधा हुआ हो। अवंतिका अब उसके पास आई और अपने खून से सने नाखूनों को उसके चेहरे पर फिरते हुए बर्फीली आवाज में कहा, विराज, तुमने मुझे प्यार करने की जो कसम दी थी, अब उसकी असली कीमत चुकानी होगी। अब मैं तुम्हारी जिंदगी में अकेली हूं और मुझे अब किसी और की जरूरत नहीं है। विराज बुरी तरह कांपते हुए पसीने से तर सिर्फ अवंतिका के खौफनाक रूप को देखता रहा। यक्षिणी अवंतिका ने विराज को कसकर जकड़कर कहा, यह प्यार और पैसा जो तुमने मुझे दिया, अब यह सब तुम्हारे लिए एक डरावनी कैद बन चुका है। मेरी जगह अब इस दुनिया में कोई नहीं ले सकता, और अगर किसी और ने ऐसा किया तो उसका यही हश्र होगा। यह दृश्य विराज के लिए किसी बुरे सपने जैसा था। वह अपनी प्यारी बीवी, जो अब एक खूंखार यक्षिणी बन चुकी थी, के सामने खड़ा था। अवंतिका, देव, मैं तुम्हारे लिए एक भेंट भेज रही हूं, इसे स्वीकार कीजिए। और जैसे ही उसने इशारा किया, इशिका की लाश और वो यक्षिणी एक पल में गायब हो गई। तभी अवंतिका ने फोन किया और धीमी कटी कटी आवाज में कहा, जल्दी घर आओ, मैं तुम्हारे इंतजार में हूं, जल्दी आओ, बस तुम्हारी चाहत की भूख है मुझे। विराज का दिमाग सुन्न हो गया था। विराज खुद को जैसे तैसे संभालते हुए वह घर पहुंचा, लेकिन उसके मन में उस खौफनाक दृश्य की छाया अभी भी ताजा थी। अवंतिका ने उसे देखते ही अपने नशीले अंदाज में कहा, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो, अंदर नहीं आओगे? उसने विराज का हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे की ओर खींचने लगी। विराज, अब मुझे तुम्हारे प्यार की जरूरत है, उसने कहा। तुम तो कहते थे कि एक औरत को बस प्यार और पैसा चाहिए, तो अब मैं उसी प्यार की भूखी हूं। वह धीरे धीरे उसे अपने करीब खींचने लगी। विराज के मन में घबराहट की लहर दौड़ गई। वह अभी भी उस डरावनी रात के दृश्य को अपने सामने देख रहा था, जब अवंतिका ने निर्दयता से किसी की जान ले ली थी। लेकिन अवंतिका की पकड़ से छूटना अब आसान नहीं था। वह उसे बिस्तर पर गिरा चुकी थी और धीरे से बोली, अब मैं तुम्हारी ही हूं, और मेरी जगह किसी और को पाने की कोशिश करने की सजा वही होगी जो तुमने अभी देखी है। विराज की सांसें तेज हो चुकी थीं
और वह पूरी तरह से इस भयानक मोहपाश में फंसा हुआ महसूस कर रहा था। सुबह विराज की आंख खुली और उसकी पहली भावना यह थी कि वह यहां से भाग जाए, जैसे किसी बुरे सपने से जागकर राहत महसूस करना चाहता हो। लेकिन जैसे ही वह उठकर हॉल में पहुंचा, अवंतिका पहले से ही उसके सामने खड़ी थी। कहां जा रहे हो? अवंतिका ने ठंडी आवाज में पूछा, मानो वह पहले से ही जानती हो कि विराज का मन कहां है। वह अचानक जमीन की ओर इशारा करते हुए बोली, ये सब तुम्हारे लिए है। वहां एक छोटा सा संदूक रखा था जिसमें सोने चांदी के बर्तन भरे हुए थे। अवंतिका ने उसे ऐसे देखा जैसे वह उसकी मेहनत और इच्छाओं का मूल्य भी चुका चुकी हो। जब इतना सब बिना मेहनत के मिल सकता है तो ऑफिस जाने की जरूरत ही क्या है? विराज ने धीरे से कहा, लेकिन बाहर जाने का मन होता है। आखिर इस कैद का फायदा क्या है? तुमने मुझे यह जिंदगी दी थी, लेकिन क्या अब मेरा खुद का कोई जीवन नहीं? अवंतिका की आंखों में गुस्सा चमक उठा। उसकी चुप्पी जैसे एक खौफनाक चेतावनी बन गई और फिर उसने ठंडे लहजे में कहा, तुम्हें बाहर जाना है तो महीने में सिर्फ एक बार, और वो भी मेरे साथ। और याद रखना, तुम्हें मेरी इजाजत के बिना किसी से भी मिलने की जरूरत नहीं है। बाहर किसी और लड़की से मिलने का ख्याल भी छोड़ दो, तुम्हारे एक दोस्त की लाश तुम्हें पहले ही सबक दे चुकी है। विराज के चेहरे पर घबराहट साफ देखी जा सकती थी। अवंतिका के शब्दों ने जैसे उसकी दुनिया को तहस नहस कर दिया था। उसे अब समझ में आ गया था कि वह अपने ही घर में एक कैदी बन चुका था और अवंतिका अब उसकी हर सांस पर हक रखती थी। वह बुरी तरह से समझ चुका था कि इस यक्षिणी के सामने उसकी कोई चालाकी या विरोध नहीं चलेगा। विराज की गैर मौजूदगी में कंपनी की जिम्मेदारी उसकी जनरल मैनेजर स्वाति और असिस्टेंट मैनेजर वरुण ने संभाल रखी थी। लेकिन बिना मालिक के कंपनी कब तक चल सकती थी? स्वाति और वरुण हर रोज विराज से संपर्क करने की कोशिश करते, उसे ऑफिस आने के लिए मनाते, लेकिन विराज जैसे एक अदृश्य बेड़ी में बंधा हुआ था। वह अक्सर उन पुराने दिनों को याद करता जब वह आजाद था, दोस्तों के साथ बाहर जाता, पार्टियां करता और खुलकर जीता था। लेकिन अब उसके पास न तो आजादी थी, न ही खुली हवा में सांस लेने का मौका। महीने में एक बार सिर्फ एक दिन के लिए बाहर निकलने की इजाजत थी, और वह भी अवंतिका की कड़ी निगरानी में, जो उसकी परछाई की तरह हर कदम उसके साथ चलती थी। आखिरकार एक दिन स्वाति और वरुण ने तय किया कि वे खुद जाकर विराज से मिलेंगे। वह दोनों विराज के घर पहुंचे और दरवाजे पर दस्तक दी। जैसे ही विराज ने दरवाजा खोला, उसकी आंखों में घबराहट थी। तुम लोग यहां क्यों आए हो? उसने घबराते हुए पूछा। उसकी आवाज में डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। तभी पीछे से हल्की सी खट की आवाज आई और एक सर्द हवा का झोंका कमरे में भर गया। अचानक एक खामोश पर तीखी आवाज सुनाई दी, अरे कौन है जो हमारे घर आने की जुर्रत कर रहा है? विराज के चेहरे का रंग उड़ गया। स्वाति और वरुण ने पीछे मुड़कर देखा तो अंधेरे में खड़ी अवंतिका की छवि किसी भयानक परछाई की तरह उन पर नजर गड़ा रही थी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो किसी को भी भीतर तक जमा दे। विराज ने जैसे ही देखा कि स्वाति और वरुण को अवंतिका ने अंदर बुला लिया है, उसके चेहरे पर घबराहट के साए और गहरे हो गए। अवंतिका ने मुस्कुराते हुए कहा, और आप हैं कि इनको भगा रहे हैं? कहते हुए उसने उन दोनों को हॉल में बिठाया और कहा, आप लोग आराम से बातें कीजिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूं। अवंतिका के जाने के बाद विराज बेचैन होकर सोच में पड़ गया। स्वाति और वरुण उसकी परेशानी को भांप रहे थे, लेकिन दोनों की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उन्होंने काफी कोशिश की कि विराज उन्हें कुछ बताए, लेकिन वह खामोश था। स्वाति ने उसकी चुप्पी तोड़ने के लिए हिम्मत जुटाई और उसके पास बैठकर उसका हाथ पकड़ लिया। सर, क्या बात है? आप इतने बदल कैसे गए? क्यों आप इस घर से बाहर नहीं निकलते? प्लीज हमें बताइए, उसने नरम लहजे में कहा। विराज ने तुरंत अपना हाथ झटकते हुए पीछे हटते हुए फुसफुसाया, तुम दोनों जल्दी से यहां से निकलो, समझ नहीं रहे हो, वह तुम्हें मार डालेगी। स्वाति और वरुण हैरानी से उसे देखने लगे। सर, आप क्या कह रहे हैं? कौन मारेगा? वरुण ने अविश्वास से पूछा। तभी अचानक घर की सारी खिड़कियां एक झटके से अपने आप खुल गईं और हवाओं का एक ठंडा और अजीब सा झोंका हॉल में घुस आया। हर दिशा में एक सर्द चीख सुनाई दी। उनकी सांसें थम सी गईं।
अचानक छाया की तरह अवंतिका फिर से वहां खड़ी थी। उसकी आंखों में एक डरावनी चमक थी। वह धीरे धीरे उनके करीब आई और उसकी मुस्कान के पीछे कुछ बेहद खतरनाक था। जैसे ही एक तेज हवा का झोंका आया, अवंतिका का चेहरा झपटा और वह किसी दूसरे भयानक रूप में बदलता हुआ दिखने लगा। एक ऐसा रूप जो किसी भी इंसान को पसीने में डुबा दे। अवंतिका का चेहरा अब भयानक रूप में बदल चुका था। उसकी आंखों में एक अजीब सी जलन थी और उसके नाखून लंबे नुकीले पंजों में बदल चुके थे। उसने अचानक स्वाति की तरफ झपकते हुए उसे जोर से घसीट लिया और अपने नुकीले पंजों से स्वाति के चेहरे पर गहरा वार कर दिया। स्वाति दर्द से चीख उठी और जमीन पर गिर पड़ी। अवंतिका उसके ऊपर झुकी और अपने खून से सने हाथों को धीरे धीरे चाटने लगी। यह दृश्य विराज के लिए किसी भयानक नर्क से कम नहीं था। उसकी आंखों में खौफ था और वह कांपते हुए बुदबुदाया, मुझे यह जिंदगी नहीं चाहिए। यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी जो मैंने तुम्हें यह शक्ति दी। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। अचानक उसकी नजरें तेजी से घुमाकर पास पड़ी चाकू पर पड़ी। बिना वक्त गंवाए उसने चाकू को उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा संकल्प और दृढ़ता थी। अवंतिका, जो अपने खौफनाक हंसी के साथ उस पर घूर रही थी, मुस्कुराते हुए बोली, तुम क्या करने जा रहे हो विराज? विराज ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप चाकू को थामे रखा। उसकी आंखों में एक गहरी पीड़ा और पछतावा था, जैसे वह किसी भयानक अंधेरे में खुद को ढूंढ रहा हो। कमरे में घना अंधेरा और एक खौफनाक सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे वक्त भी थम गया हो। तभी हवा में एक ठंडी आंधी सी आई और एक आवाज गूंज उठी, तुम्हारा साधक मर चुका है। यक्षिणी विधि के अनुसार तुम्हें अब वापस लौटना होगा। तुम्हारी मुक्ति तभी संभव है जब कोई और इस बंधन को स्वीकार करे, लेकिन तुम कभी मुक्त नहीं हो सकती जब तक कोई नया साधक ना मिले। यक्षिणी की हंसी कमरे में गूंज उठी और उसकी आवाज ने विराज के दिल में गहरी दहशत भर दी। उसकी हंसी थी जैसे किसी अंधेरे गहरे कूप से निकली हो जिसमें कोई उम्मीद न हो। मैं वापस आऊंगी, उसने खौफनाक अंदाज में कहा और फिर बोली, मैं अपने साधक की हर इच्छा पूरी करूंगी। जो भी वह मुझसे मांगेगा मैं उसे दूंगी। यह सुनकर विराज का दिल जैसे रुक सा गया। उसकी आंखों में डर और असहायता की एक गहरी छाया फैल गई। चाकू जो उसके हाथ में था अचानक गिर पड़ा, जैसे उस पर भारी बोझ पड़ गया हो। वह सिर्फ खड़ा होकर घबराया हुआ उसे देखता रहा और उसके मन में कोई हलचल नहीं थी, सिर्फ भय और टूटन थी। तभी कमरे में धुआं फैलने लगा। यह धुआं इतना घना था कि कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। यक्षिणी की आकृति धीरे धीरे धुंधली होने लगी, मानो वह हवा में समा रही हो। उसकी मौजूदगी धीरे धीरे मिट रही थी और चुप्प ने कमरे को अपनी गिरफ्त में ले लिया। जैसे ही धुआं पूरी तरह से छंट गया, कमरे में कोई नहीं था। यक्षिणी की मौजूदगी अब केवल एक खौफनाक एहसास के रूप में रह गई थी, जो हर जगह फैल चुका था। इसके बाद शहर में अफवाहें फैल गईं कि विराज और बाकी लोग अचानक गायब हो गए थे। उनकी कंपनी भी सील कर दी गई, क्योंकि उसके बाद कोई भी उसे संभालने वाला नहीं बचा था। लोग तरह तरह के कयास लगाने लगे, लेकिन असलियत का पता किसी को नहीं चल सका। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगली वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं, यह भी लिखें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।